बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 9 के अंदर वो है जी प्रिडिक्टिंग एक्सटेंड ऑफ अ रिएक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो नंबर 1 पॉइंट था कि प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन वो हमने पढ़ा था। आज सेकंड जो पॉइंट है वो हमने पढ़ना है, सेकंड इंपॉर्टेंस इसकी कि प्रिडिक्टिंग एक्सटेंड ऑफ अ रिएक्शन, कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ज़रिए से आप पता कर सकते हो कि जो रिएक्शन है वो कितना हो चुका हुआ है। एक्सटेंड का मतलब होता है कि कितना जो है वो रिएक्शन हो चुका हुआ है, यानी कि कितनी उस टाइम पे प्रोडक्ट है या कितने जो रिएक्टेंट हैं वो पाए जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी कि जो नंबर्स में जो वैल्यू आती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, उससे आप पता कर सकते हो कि जो रिएक्शन है वो कितना हो चुका हुआ है। इट इंडिकेट टू विच एक्सटेंड रिएक्टेंट आर कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। इन फैक्ट इट measure हाउ फार अ रिएक्शन proceed before establishing equilibrium position state. In general, there are three possibilities of predicting extent of a reaction as explained below. तो तीन तरीक़ों से आप पता कर सकते हो। पहला, अगर लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी, कि अगर के सी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो, जैसे यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो के सी की वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, यानी कि 2.2 इंटू 10⁻²2, यानी कि पावर में बहुत ज़्यादा वैल्यू बड़ी है। तो यही है कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी, कि अगर किसी भी अमाउंट पे आपकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो उससे आप क्या नोट करते हो कि द लार्ज वैल्यू ऑफ के सी इंडिकेट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट, कि अगर आपका के सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो इसका मतलब ये होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर आपकी तमाम की तमाम प्रोडक्ट हैं, यानी कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो टोटली तौर पे जो है वो बन चुकी हुई है। एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल, और जो रिएक्टेंट है वो ना होने के बराबर हैं। द रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन फॉर कंप्लीशन, हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, यानी कि वो उसमें तमाम के तमाम रिएक्टेंट जो है उसने उन्होंने प्रोडक्ट जो है वो बना दी हुई है। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गोज़ टू कंप्लीशन एट 1000 केल्विन, कि 1000 केल्विन टेम्परेचर पे जाके जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो टोटली तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके बाद बी पॉइंट है स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी, अगर के सी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो, जहाँ जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया हुआ है कि अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसमें जो के सी की वैल्यू है बहुत ज़्यादा छोटी है, 3.0 इंटू 10⁻⁻9 -9 में है, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी है। वहाँ पे 10⁻22 था, बहुत ज़्यादा बड़ी थी वैल्यू, यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटी है। तो व्हेन द के सी वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज़ स्मॉल, जब छोटी होगी, इट इंडिकेट दैट एट इक्विलिब्रियम स्टेट हैज़ एस्टैब्लिश विद अ स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि जो बहुत कम अमाउंट में रिएक्टेंट जो हैं उन्होंने प्रोडक्ट बनाई है, यानी कि रिएक्टेंट जो है वो बहुत कम है, मतलब रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा है और उन्होंने बहुत कम प्रोडक्ट जो है वो बनाई है। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट आर प्रेजेंट, इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर रिएक्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ नेग्लिजिबल, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो ना होने के बराबर है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर गो टू कम्प्लीशन, इस तरह के रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते, यानी कि इन तरह के रिएक्शंस में तमाम के तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट को जो है वो नहीं बना पाते, जिसमें के सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं। इसके बाद चलते हैं नंबर सी पे, नंबर 3 पॉइंट, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी इज़ नाइदर स्मॉल और नॉर लार्ज, कि अगर ना ही के सी की वैल्यू बड़ी हो ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी हो। सच रिएक्शंस हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसमें क्या होता है कि जब ना ही ज़्यादा बड़ी हो ना ही ज़्यादा छोटी हो, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जितने रिएक्टेंट हों उतनी ही प्रोडक्ट तकरीबन होती हैं।
कि यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो तकरीबन बराबर होती हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है N2O2 N2O4 ये डिकम्पोज हो जाते हैं N2NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। इसमें Kc की वैल्यू जो है वो 0.211 है, यानी कि ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ी है और ना ज़्यादा छोटी है। तो इसमें जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी तब उस टाइम के ऊपर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो दोनों उनकी अमाउंट जो है वो तकरीबन एक जैसे होंगे, यानी कि जितने रिएक्टेंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट होगी। इट इंडिकेट दैट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 एंड combination of NO2 to form N2O4 are almost comparable to each other। यानी कि सिंपल जितने रिएक्टेंट हैं उतनी ही प्रोडक्ट होगी, यानी कि तकरीबन दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc से हम पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पे जो रिएक्टेंट हैं वो कितने पाए जा रहे हैं और प्रोडक्ट जो हैं वो कितनी पाई जा रही है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू होगी Kc की तो इसका मतलब है तमाम के तमाम जो हैं ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट आर नेग्लिजिबल। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो इसका मतलब है सारी की सारी प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है ही नहीं। अगर बहुत ज़्यादा छोटी होगी तो इसका मतलब है तमाम के तमाम वहाँ पे रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद अगर दो बराबर होंगे तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो दोनों कंपैरेबल अमाउंट में, यानी कि दोनों सेम सेम अमाउंट में हैं। तो इस तरह यही इम्पोर्टेंट्स हैं जो सेकंड इम्पोर्टेंस थी प्रिडिक्टिंग एक्सटेंड ऑफ अ रिएक्शन, कि आप पता लगा सकते हो कि उस टाइम पे क्या रिएक्शन का एक्सटेंड है, यानी कि कितने रिएक्टेंट और कितनी प्रोडक्ट जो हैं वो पाई जा रही हैं। तो ये हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थी और ये आपके चैप्टर नंबर 10 का लास्ट टॉपिक था, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सेकंड पॉइंट लास्ट टॉपिक। और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है और आपने एज इट इज़ ही इस लिखना है, पहले ये पैराग्राफ और उसके बाद ये तीनों A, B और C तीनों पॉइंट लिखने हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर।